नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ से। बड़ी खबर है, थोड़ी देर में सीएम योगी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे कानून व्यवस्था की समीक्षा। बाढ़ प्रभावित और सूखाग्रस्त जिलों की भी रिपोर्ट लेंगे। डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत प्रदेश के आला अधिकारी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। प्रदेश भर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। बाढ़ प्रभावित सूखाग्रस्त जिलों का दौरा यहां पर आने वाले वक्त में करने के लिए भी रणनीति तैयार होगी। थोड़ी देर में सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यहां पर कानून व्यवस्था की समीक्षा, बाढ़ प्रभावित सूखाग्रस्त जिलों की भी रिपोर्ट यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा ली जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संकेत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के अफसर वहां पर जुड़ेंगे। क्या मुख्यमंत्री फीडबैक लेंगे और किस तरीके के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाएंगे? बिल्कुल, कुछ देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ये बैठक है और इस बैठक में प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये पहुंच चुके हैं और कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। इसमें जो बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो जिले के अफसर हैं वो जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर निर्देशित करेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसको लेकर। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित और सूखाग्रस्त जो जिले हैं उनकी भी रिपोर्ट लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इसमें सभी जिलाधिकारी, सभी पुलिस कप्तान इस वीसी में मुख्यमंत्री की जुड़ेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सावन का कल सोमवार भी है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिरों के बाहर चाक चौबंद व्यवस्था हो और वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से भी पर्याप्त व्यवस्था हो और साफ सफाई भी मंदिरों के आसपास रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देशित करेंगे। कुछ देर में ही यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5KD स्थित आवास पर शुरू होने जा रही है। संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। चंदौली में बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इसका जायजा स्थानीय प्रशासन और विधायक ने लिया। मौके पर जाकर बाढ़ से उपजे हालात की जानकारी ली है। बाढ़ के दृष्टिगत अभी गंगा नदी में जलस्तर बढ़ रहा है, तो उसके दृष्टिगत हम लोग काफ़ी सतर्क हो गए हैं। हमारी पूरी टीम और इंटर डिपार्टमेंट टीम एक्टिवेटेड है। हमारी रेवेन्यू की टीम के साथ साथ ब्लॉक की टीम, मेडिकल टीम और जो सीवी साहब हैं उनके द्वारा जो है पशु डॉक्टर इत्यादि सब फील्ड में हैं, एक्टिवेटेड हैं। और हम लोग 6 बाढ़ चौकी एक्टिवेट कर चुके हैं अपनी। जलीलपुर में हम लोग खुद तैनात हैं और बहादुरपुर बाढ़ चौकी है, सहजौर बाढ़ चौकी है। तो इन बाढ़ चौकियों पे हमारे लेखपाल तैनात हैं और अगर कहीं पे भी पानी जाने की स्थिति है तो वहाँ से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो अंदर आएँ। और अन्य डिपार्टमेंट जैसे एक्सिन, हाइडल इत्यादि को भी सतर्क कर दिया गया है कि बिजली की व्यवस्था वहाँ पे देखते रहें। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। कई मोहल्ले और गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के उफनाने के बाद से ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। बाढ़ में दर्जनों मोहल्ले डूब गए हैं। कई गांव का शहर से संपर्क कट गया है। प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने अधिकारियों के साथ छोटा बगाड़ा, सलोरी और राजापुर इलाके का दौरा कर बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग बाढ़ राहत शिविरों में पहुंच गए हैं। 14 बाढ़ राहत शिविरों में 6000 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से घरों में निकलकर बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचे आपदा से जुड़े सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। देखिए, पानी अभी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ प्रशासन सतर्क है और सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी अपनी जगह पर मुस्तैद हैं। और यहाँ पर जो नगर निगम के पार्षद हैं और जो यहाँ पे जो गणमान्य नागरिक हैं, प्रबुद्धजन हैं, सबका इसमें सहयोग मिल रहा है। कठिन वक्त है लेकिन सब इसका मिलकर सामना कर रहे हैं। मैं अभी अंदर गया था तो वहाँ से नाव लगा के लोगों को निकाला जा रहा है। एहतियातन बिजली की सप्लाई काट दी गई है। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। निरियावली खादर गांव में तेज बारिश के चलते एक कच्चे मकान का बरामदा गिर गया। हादसे में मकान मालिक और उनकी पत्नी और 3 बच्चों समेत पूरा परिवार घायल हो गया। हादसे के समय
नन्हेपाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बरामदे में सो रहे थे। अचानक शुरू हुई तेज बारिश के कारण बरामदे की कमजोर छत भरभरा कर गिर गई। सभी घायलों को तत्काल एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को जल्द आर्थिक मदद मुहैया कराने की मांग की है। ये घटना कच्चे और कमजोर मकान की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज मथुरा में जलमग्न इलाकों का निरीक्षण किया। जल्द से जल्द पंपिंग सेट और अन्य माध्यमों के जरिए खेतों से पानी निकलवाने के निर्देश दिए गए। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं तत्काल जलकुंभी निकाल दी जाए। जो भी नाले हैं, बठेन ड्रेन है, पुलवाना ड्रेन है, पखरपुर ड्रेन है, बड़ी बड़ी जो ड्रेन है, इनके तत्काल जलकुंभी निकाली जाए और चौकीदार भी फिक्स कर दिए जाए जो रोजाना जलकुंभी को देखते रहे। डीजल भी उपलब्ध कराया जाएगा, बिजली के पंप भी लगवाए जाएंगे। पूरे इलाके की फसल किसी भी तरह से यदि बच सकती है तो हर संभव प्रयास किया जाएगा। बारिश के बाद नदियों में आए उफान के बाद प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। हमीरपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों को मिल रहे खाने की क्वालिटी चेक की और राहत सामग्री बांटी। मंत्रियों की टीम बनाई गई है और पूरा बाढ़ हमारे माननीय मंत्री रामकेश जी पहले दौरा कर चुके हैं। इसके पहले भी हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे दोनों विधायक जनप्रतिनिधि, हमारी विधायक अनुरागी मनीषा जी और मनोज जी और चेयरमैन भी, सभी लोग गांव का दौरा कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी रात दिन लगा है, किसी प्रकार के किसी को परेशानी ना हो। यहाँ कुछेसा में 2 विद्यालय में लोगों को ठहरने की व्यवस्था है और माननीय योगी जी नज़र भी रखे हैं। सभी मंत्री अपने अपने जनपदों में दौरा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया। मंत्री नंदी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाकर प्रभावितों से मुलाकात की। बड़ी संख्या में प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। मंत्री नंदी एक स्कूल में गए जहां उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात की। गया नाव से, पुलिस की जो जल पुलिस की नाव है वहाँ से पूरे जगह मैं देख कर के आया। फर्स्ट फ्लोर में लोगों के पानी भर गया। उन परिवार के लोगों से यहाँ मिलने आए, उनके बच्चों से मिला तो देख के मोबाइल खेल रहे हैं वो। यहाँ पर दवाई की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, इनके लिए बना बनाया खाना, दाल चावल, रोटी सब्जी, छोला चावल, सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, रात का खाना, ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। पानी जैसे ही निकलता है आजीविका चलाने में तुरंत, क्योंकि रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। कन्नौज में बाइक हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। बाइक के टायर के नीचे अचानक फुटबॉल आने से बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और बाइक सवार गिर गया। गनीमत रही कि बाइक सवार को गंभीर चोट नहीं आई। दरअसल कुछ बच्चे एक खाली प्लॉट में फुटबॉल खेल रहे थे। उसी दौरान एक बच्चे की किक के बाद फुटबॉल सड़क पर आ गई। तभी वहां से एक बाइक सवार गुजर रहा था और यह हादसा हो गया। घटना गुरसायगंज इलाके के गांधीनगर मोहल्ले की है। मऊ में एक रोडवेज बस रेलवे ओवरब्रिज से टकरा गई। हादसा सुबह हुआ, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। रोडवेज की जनरत बस लखनऊ से मऊ जा रही थी। हादसे के वक्त बस में 6 लोग सवार थे। हादसे में बस के कंडक्टर को चोटें आई हैं। घटना मेन मार्केट रेलवे ओवरब्रिज की है। शाहजहांपुर जिला कारागार में कैदी शिव भक्ति में लीन नजर आए। सावन के महीने में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया। शाहजहांपुर जिला जेल में करीब 1,500 बंदी और कैदी बंद हैं। प्रदेश भर के जेलों से आए दिन कैदियों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति को बदलने के लिए प्रदेश सरकार की पहल पर शाहजहांपुर जिला जेल में शिव महिमा का गुणगान कराया गया। शिव कथा सुनाने के लिए कथावाचक भी बुलाए गए। कैदियों ने पहले शिव पूजा की और फिर कथा सुनी। शाहजहांपुर जेल में निरुद्ध बंदियों के
आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मानसिक परिमार्जन के लिए शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बंदियों के द्वारा शिव पार्वती की झांकी का भी मंचन किया गया, जिसे सभी ने बहुत सराहा। मिर्जापुर में गंगा नदी में आई बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। दोनों बाढ़ के पानी में नहाने गए थे। घटना कछवा थाना क्षेत्र के बचहा गांव की है, जहां पर गांव से 1 किलोमीटर दूर बाहर खेत में गंगा बाढ़ का पानी देखने गए प्रीतम और गणेश बाढ़ के पानी में नहाने लगे। इसी दौरान अचानक दोनों डूबने लगे। हल्ला सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने दोनों के शव को बाहर निकाला। एटा जिला जेल का डीजी जेल पीएस मीणा ने औचक निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों की स्थिति और सुविधाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान मिली जेल में नहीं मिली खामियों, महिला बंदियों को बेहतर स्थान पर रखा जाए। सुधार कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं और इस बार स्पेशली महिलाओं के बारे में बताया गया कि उनका ध्यान रखा जाए, डॉक्टर नियमित आए, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कोई विशेष समस्या नहीं बताई। सबको टाइम से मिलाई कराई जा रही है, टेलीफोन पे बात कराई जा रही है और जिनके पास वकील की सुविधा नहीं वो भी सुविधा दिलाई जा रही है। आगरा में तैनात सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर निर्मेश कुमार आगरा के थाना ताजगंज में तैनात थे। उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी। आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। निर्मेश कुमार शाहजहांपुर के रहने वाले थे। आगरा के पुलिस अधिकारी 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी और फिर राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी गई। कौशाम्बी जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां 108 एम्बुलेंस में सवार कर्मचारियों ने गंभीर रूप से बीमार युवक को अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय झाड़ियों में फेंक दिया और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। बाद में पुलिस ने उस युवक को इलाज के लिए प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों एम्बुलेंस कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अगर एम्बुलेंस ड्राइवर समय से बीमार युवक को अस्पताल पहुंचा देता तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन युवक के साथ कोई अटेंडेंट नहीं था तो उसने उसे झाड़ियों में फेंक दिया। पड़ताल की गई और तो पाया गया कि इस अज्ञात व्यक्ति जो बेहोशी की स्थिति में था उसको एक एम्बुलेंस द्वारा वहां डाला गया था। फिर एम्बुलेंस के संबंध में छानबीन की गई तो एम्बुलेंस का पता किया गया, उसका नंबर भी मिल गया। उसके जो उसका चालक था और उसमें जो एक ईएमटी बैठता है, दोनों को गिरफ्तार किया गया। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया है और 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। शातिर साइबर फ्रॉड करके लोगों को निशाना बनाते थे। बीते दिनों थाना साइबर क्राइम और साइबर सेल पुलिस को शिकायत मिली थी कि क्यूआर कोड, खाता संख्या और एटीएम कार्ड के जरिए उनके साथ साइबर ठगी हुई है। इसके बाद से पुलिस इनकी गिरफ्तारी में जुटी हुई थी। अब पुलिस ने इस गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। इनके पास से 1 कार, 4 मोबाइल फोन, 7 एटीएम कार्ड और 16,800 रुपये बरामद किए गए। 3 लोग गिरफ्तार किए। अभय वर्मा जो थाना जगदीशपुरा के रहने वाले हैं, कुंदन उर्फ कार्तिक जो थाना लोहा मंडी के रहने वाले हैं और प्रियांशु हैं जो कि थाना जगदीशपुरा के रहने वाले हैं। और जिसमें 2 वांछित अभी हैं, आयुष और मुकेश। इनके पास से 1 कार, 4 मोबाइल फ़ोन, 7 एटीएम कार्ड और 16,600 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये क्या करते थे, गेमिंग के नाम पे और किसी भी तरह से लोगों से उनके डिटेल्स, क्यूआर कोड, खाता संख्या, एटीएम कार्ड आदि ले लिया करते थे और उसके बाद जो भी साइबर ठगी का पैसा था वो उसमें ट्रांसफ़र करके वहाँ से लोग अलग अलग मोबाइल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया करते थे। आज मुखबिर की सूचना आगरा में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा किया है। 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की कार और 3 बाइक बरामद की गई हैं। थाना छता पुलिस को वाहन चोरी की लगातार जानकारी मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। अब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और इस गैंग के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में वाहन चोरों ने बताया कि ये दोनों ही आगरा के रहने वाले हैं और वाहन चोरी करके सस्ते दामों में बेचने का काम करते थे।
सिद्धार्थनगर जिले की केसरा थाना पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से 24 से ज्यादा पीतल के बर्तन बरामद हुए हैं। 17 फूल की थाली, 5 फूल धातु के लोटे, 4 कटोरे और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। पकड़े गए शातिर चोर बद्री विशाल मिश्रा और आदित्य मिश्रा के खिलाफ 5 से ज्यादा केस दर्ज हैं। ये दिन में रेकी कर रात को रस्सी से घर में घुसकर चोरी करते थे। पुलिस उनकी तलाश में काफी दिनों से थी। एक चोरों के गैंग को पकड़ा है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे से 33 बर्तन बरामद किए गए हैं। घटना इस प्रकार से है कि दिनांक 2 तारीख को संजय यादव, जो गांव के रहने वाले हैं, उनके भाई के बेटे की शादी हुई थी और शादी के बाद यह परिवार अपने घर को बंद करके हरियाणा में जाकर रहने लगा था। उक्त तीनों चोरों के द्वारा उनके घर की रेकी की गई और रेकी के पश्चात उनके घर में जो नए बर्तन शादी में आए थे उनकी चोरी की गई। यूपी में सड़क हादसे की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर संत कबीर नगर की है, जहां धनगट्टा थाना क्षेत्र के डुहिया पुल के पास एक पिकअप खाई में पलट गई। इसमें सवार 14 लोग घायल हो गए। 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल लोगों को सीएससी मलौली से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सभी लोग गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो पिकअप से अयोध्या जा रहे थे। वहीं दूसरी तस्वीर ललितपुर की है, जहां पठौरिया गांव के पास तेज रफ्तार 2 बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। दोनों सगे भाई ही थे। तीसरी तस्वीर हाथरस की है, जहां कावड़ियों को टक्कर मारकर मैक्स गाड़ी भाग गई। हादसे में 3 लड़के घायल हो गए। श्रद्धालुओं और पुलिस ने चंद्रपात धाम में गाड़ी को पकड़कर जब्त किया। घायल तीनों कावड़ियों का इलाज भी कराया जा रहा है। लखनऊ के गोसाईगंज और साइबर क्राइम सेल की टीम ने 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही ऑनलाइन ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ भी किया। इन चारों ठगों को यूपी पुलिस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। गिरोह के मास्टरमाइंड महाराष्ट्र के बाबू राय और संभाजी माली, कर्नाटक के कलायप्पा पट्टा दमत, मोहम्मद रफीक और बलप्पा बिनप्पा गिरफ्तार हुए हैं। नामी फर्मों के फेसबुक पेज पर उसको बनाकर उस पर जाली सर्टिफिकेट शेयर कर लोगों को फंसाते थे। केले की उन्नत प्रजाति के पौधे को सस्ते दाम में बेचने का झांसा देते थे। लखनऊ के गोसाईगंज निवासी किसान अवधेश से 29 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई थी। फेसबुक पर एफएससी बायोप्लांट नाम के पेज के जरिए अवधेश को झांसा दिया गया था। पुलिस ने 4 लाख की रकम बैंक में फ्रीज कराई है। 30/6/2025 को हमारा वारी अवधेश के द्वारा कोतवाली गोसाईगंज के अंतर्गत सूचना दी गई थी। उसको एक आदमी ने फेसबुक के अंतर्गत उसको संपर्क किया गया है और उसको ये बता दिया गया कि जो महंगा पौधा होता है, जो केला का पौधा वगैरह, ये हाइब्रिड वैरायटीज़ को हम सस्ते दाम पर बेचेंगे। इस जासा दे के उसके साथ 29,25,000 का फ्रॉड किया गया है। जब ये सूचना हमको मिली है, हम साइबर क्राइम सेल से भी एक कंप्लेंट दर्ज किया गया है और थाना के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बदायूं में एक बार फिर लव जिहाद धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला सामने आया। पीड़ित लड़की ने इसको लेकर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। लड़की का आरोप है कि साल 2022 में अरबाज ने हुक्का बार में नशा देकर अश्लील वीडियो बनाया और बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसने उसके साथ जबरन कई बार शारीरिक संबंध बनाए और विरोध करने पर मारपीट की। इतना ही नहीं, वो उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए भी दबाव डालता था। लड़की के मुताबिक अरबाज ने पहले अपनी सही पहचान छुपाकर खुद को शिवम बताया था। 2022 में मेरी एक फ्रेंड थी। मेरी फ्रेंड रेस्टोरेंट के बहाने लेके गई थी मुझे वहाँ। जब वो रेस्टोरेंट के बहाने लेके गई थी, वहाँ पर एक हुक्का बार था। जब मैं अंदर गई, वहाँ पर एक हुक्का जो फ्लेवर वाला होता है, वो फ्लेवर वाला नहीं था, वो नशे वाला हुक्का था। और नशे में मेरी किसी ने वीडियो बना ली उस लड़के के साथ। उसने बनवाई, ऐसा ही हुआ होगा, उसने वीडियो बनवाई है, तभी किसी ने वीडियो बनाई है। उस वीडियो को लेके ब्लैकमेल करने लगा। फिर मेरी कुछ अश्लील वीडियो बनाने लगा। फिर ऊपर 3 रूम थे, वहाँ 3 रूमों में मेरे साथ गलत हरकतें की। शारीरिक संबंध बनाता था मेरे साथ, मारता भी था मुझे बुरी तरीके से। फिर इसके हुक्का बार का मैटर आया था सामने। उससे पहले 14 तारीख को सितंबर में ये मुझे दिल्ली लेके गया था। वहाँ दिल्ली भी इसने मेरे साथ गलत हरकतें की, मारता भी था मुझे बुरी तरीके से। धर्म परिवर्तन का बोलता था,
मस्जिदों पे ले लेके जाता था मुझे। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। मिशन 27 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में जनता के बीच किस तरह से जाना है, किन मुद्दों को उठाना है, इन मुद्दों विषयों पर चर्चा हुई। प्रदेश नेतृत्व ने पदाधिकारियों को मुद्दों की जानकारी दी। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि को घर घर तक बताने का काम करेगी। विपक्ष के पीडीए की काट के लिए बीजेपी राष्ट्रवाद के बयार बहाएगी। यही नहीं, वोटर लिस्ट में भी सुधार के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाएगी। बीजेपी पंचायत और विधानसभा चुनाव के लक्ष्य को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से विपक्षी पार्टियों के खिलाफ चुनावी चक्रव्यूह तैयार करने में जुट गई है। बीजेपी मतदाता पुनरीक्षण अभियान से जहां वोटर लिस्ट दुरुस्त करेगी, वहीं हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्रवाद के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए यूपी के 50 लाख से ज्यादा घरों और 1,65,000 बूथों पर हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। यूपी की गांव, गलियों और छतों पर बीजेपी तिरंगा लहराएगी। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस के अवसर को भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाने के एक अवसर के रूप में मना रही है। 11 और 12 के अगस्त को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के ब्लॉक के लेवल पर तिरंगा यात्रा निकालेंगे और इसके साथ साथ स्वतंत्रता के लिए जो हमारे शहीद हुए हैं और जो ऐसे स्थल हैं, वहां की स्वच्छता का बड़ा अभियान चलाकर जनता को भी इस सरोकार से जोड़ेंगे। निश्चित रूप से शहीदों के प्रति भारतीय जनता पार्टी इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी अभिनव श्रद्धांजलि व्यक्त करेगी। उन्नाव पहुंचे यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि 2027 से पहले पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी है। अभी हमारा संगठन सृजन पूरे मंडल में चल रहा है। ब्लॉक से लेकर बूथ तक काम कर रहे हैं। पंचायत का चुनाव हम पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल तैयारी है जबरदस्त तरीके से। हम अभी पंचायत, अभी हमारा संगठन सृजन चल रहा है। संगठन सृजन हम पूरे ब्लॉक से लेकर मंडल से लेकर बूथ पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में पंचायत का चुनाव हम पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रहे हैं, जिसपे पार्टी पूरी ताकत के साथ जिला पंचायत लड़ेगी। इतना ही कहना चाहूंगा कि हम अपना काम करते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हम किसी को नसीहत या किसी को सलाह, हमारी ताकत बढ़ेगी। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमारा कार्यकर्ता सड़क पर निकल रहा है, काम कर रहा है और जमीन पे हम लड़ रहे हैं और इस सरकार के अत्याचार अन्याय के खिलाफ सड़क पर हम। राम मंदिर आंदोलन पर आधारित फिल्म 695 एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रही है। 5 अगस्त को यह फिल्म अयोध्या के अवध मॉल में दोबारा रिलीज की जा रही है। खास बात यह है कि यह वही तारीख है जब साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। फिल्म 695 राम मंदिर आंदोलन के 500 सालों के संघर्ष की कहानी को दर्शाती है। ये फिल्म 1 साल पहले ही रिलीज हो चुकी थी, लेकिन अब इसे फिर दिखाया जा रहा है ताकि आज की और आने वाली पीढ़ियां जान सके कि राम मंदिर के लिए कितने लंबे समय तक संघर्ष किया गया था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिराया गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया और 5 अगस्त 2020 को मंदिर का भूमि पूजन हुआ। इन्हीं 3 तारीखों को जोड़कर फिल्म का नाम 695 रखा गया। श्री रामलला अपने स्थान पर विराजमान होने की उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और यह फिल्म जो है 695 इसलिए रखा गया क्योंकि 6 दिसंबर, 9 नवंबर और 5 अगस्त यानी 6 दिसंबर को ढांचा विध्वंस हुआ, 9 नवंबर को निर्णय आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और 5 अगस्त भूमि पूजन। तो इन तिथियों के नाम पर ही इस फिल्म को रखा गया है और इस फिल्म के कलाकार जो हैं प्रख्यात सिने स्टार, सीरियल के अभिनेता अरुण गोविल जी जो आजकल मेरठ से सांसद भी हैं और गोविंद नामदेव जी जो मंचीय कलाकार हैं और अभिनेता हैं। इसके साथ साथ जो है अन्य भी हैं जो प्रख्यात। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।